हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। और जैसा कल हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पे। हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी वर्कफोर्स है, कितना जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, कितना एग्रीकल्चर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या फिर ट्रेड में कितना एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में पढ़ना। सबसे पहले आप समझें कि एग्रीकल्चर में अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ते हैं, देन इंडिया की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है या हाफ ऑफ द वर्क फोर्स है, बेटर ये रहेगा वर्ड, हाफ ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो है 2020-21 में जो है 19.9% है, राइट। हमारे यहाँ 3 प्रोमिनेंट सेक्टर हैं जिसको जीडीपी में काउंट किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर आता है, राइट। तो उसमें एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है, जो शेयर है वो बड़ा है। 2019-20 में ये जो शेयर था वो 17.8% था, जो 2020 और 2021 का फाइनेंशियल ईयर में बढ़ करके 19.9% हो चुका है, राइट। एंड 1950s में, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब एग्रीकल्चर का जीडीपी में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन था। चलिए बात करते हैं आगे। 2003-4 के अंदर जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन 20% रहा। इसके अलावा एंड इंडिया इज़ होम टू वास्ट एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो आपको मिलेगा कि हर तरीके की ऑलमोस्ट क्रॉप जो है वो इंडिया में ग्रो की जाती है। तो हमारे यहाँ एग्रो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। India's climate varies from humid and dry tropical in the south to temperate alpine in the northern reaches and has a great diversity of ecosystem। अगर आप जैसे हम बात करें आपके राजस्थान की या फिर जो डेजर्टिक एरिया है उसकी, इसके अलावा ह्यूमिड एंड ड्राई ट्रॉपिकल रीजन भी हमारे यहाँ मिलता है, राइट। अगर आप हिमालय की तरफ जाओगे तो टेम्परेट एल्पाइन रीजन भी है। तो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। एंड एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद एलाइड सेक्टर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स इन इंडिया, राइट। तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन समझना हमारे लिए ज़रूरी है। वाई? बिकॉज 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, राइट। बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 20% के अराउंड है। तो इतना गैप क्यों आ रहा है कि 50% जनता सिर्फ 20% ही प्रोड्यूस कर पा रही है? कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हैं, राइट। जितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। आपको पता होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई उससे पहले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड ग्रेन के मामले में, और ख़ुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर किया गया था, राइट। और उसके बाद से फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। और वीट, राइस, पल्सेस, शुगर केन एंड कॉटन के मामले में इंडिया इज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में इन सब का ये वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर माना जाता है। एंड मिल्क का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेकंड हाईएस्ट है, राइट। हम ये सब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट डेटा के बेसिस पे। However, the agricultural yield is not found to be lower in case of most crops as compared to other top producers such as China, Brazil and USA। अब दो चीज़ें होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है कि एग्रीकल्चर एरिया कितना कवर कर रही है, यानी कि कितने एरिया पे एग्रीकल्चर या आप खेती कर रहे हो। दूसरा ये है कि जितने एरिया में आप खेती कर रहे हो, अगर मैं एक स्टैंडर्ड यूनिट लूँ, वही एक यूनिट के अंदर मान लीजिए चाइना में 50 kg हो रहा है और इंडिया में 20 kg हो रहा है, तो ये क्या है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल यील्ड है या जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना के मुकाबले कम है, राइट। तो सिर्फ चाइना के मुकाबले ही नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी चाइना, ब्राज़ील एंड यूएसए के मुकाबले काफ़ी कम है, राइट। तो ये एक फैक्टर है जिसको आगे जा करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। एग्रीकल्चर यील्ड क्या होती है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। जैसे अलग अलग एरिया में जो यूनिट ऑफ लैंड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कई जगह आप हेक्टेयर को काउंट करते हो, राइट।
तो ये क्या है कि उस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड पे कितनी क्वांटिटी ग्रो हो रही है एक पर्टिकुलर क्रॉप की, वो होती है आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड। एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो वॉलेटाइल रहा है ओवर द पास्ट 10 ईयर। कभी एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2010-11 के अंदर 8.6% था, वहीं 2014-15 के अंदर -0.2% हुआ, वहीं 15-16 में ये 0.8% हुआ। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो भी वॉलेटाइल है। हमारे यहाँ जो टोटल फूड प्रोडक्शन है या फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है। 1950-51 में 51 मिलियन टन की फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे यहाँ होती थी, जो 2019-20 में बढ़ करके 295 मिलियन टन हो चुकी है, राइट। ये हमने डेटा लिया इकोनॉमिक सर्वे से। जैसे जैसे डेटा आता जाए आप इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर दो काम करता है, हमें पता है। पहला तो ये कि ये हमें फूड प्रोवाइड कराता है, और दूसरा ये कि ये जो फार्मर्स हैं उनको लाइवलीहुड देता है। फार्मर्स को लाइवलीहुड देने के अलावा जीडीपी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने के अलावा ये हमें फूड ग्रेन प्रोवाइड कराता है, और उसी से हमारे पूरी नेशन की फूड सिक्योरिटी को भी एड्रेस किया जाता है। कोई भी इंसान भूखा ना रहे, फूड सिक्योरिटी हर एक को मिल सके खाना, इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी, और उनमें से एक था आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बेस बनता है फॉर द फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। और एक चीज़ याद रखिए कि डेवलपमेंट कब होती है? डेवलपमेंट तब होती है जब आपकी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से बाहर किसी और सेक्टर में एम्प्लॉयड होती है। वो कब होगा? जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करें। फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन हम देखते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO डिफाइन करता है फूड सिक्योरिटी को एज अ सिचुएशन वेयर ऑल पीपल हैज़ ऑल द टाइम्स फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। रिपीट करते हैं इसी चीज़ को, जहाँ पर फिजिकल एक्सेस भी हो, इकोनॉमिक एक्सेस भी हो। मतलब फिजिकली तो फूड ग्रेन अवेलेबल है, लेकिन अगर उसका रेट बहुत ज़्यादा है, अगर लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिकली एक्सेस उसको नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? फिजिकल एक्सेस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सेस भी होना चाहिए। किस तरीके के खाने का? सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के लिए दैट मीट्स द डाइटरी नीड एंड फूड प्रेफरेंस फॉर अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। एक तो ये है कि मुझ पर कोई खाना थोपा जा रहा है कि आपको ये खाना ही खाना पड़ेगा, राइट। और एक मेरी प्रेफरेंस है, मेरी चॉइस है। और दूसरा मेरी जो डाइटरी नीड्स है, मेरी बॉडी को जो चीज़ें चाहिए होती है फूड में, जो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, वो सारे उस पर्टिकुलर फूड से मुझे मिल सके। वो किस तरीके से फिजिकली और इकोनॉमिकली भी वो मुझे मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। डिस्पाइट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री, 14% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूज टू बी अंडर नरिश्ड। ये डेटा हमें कौन बताता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ओके, ऑल्दो हम डेटा कंपाइल करते टाइम हमने बहुत ध्यान रखा है, बट अगर कोई भी आपको लगता है कि डाउटफुल है कोई भी चीज़, तो वहाँ पर आप डबल क्रॉस एक बार जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 14% जो है वो अभी तक हमारी टोटल पॉपुलेशन को 14% अंडर नरिश्ड है। उनको खाना मिल तो रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशंस उनको चाहिए हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कौन बताता है हमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आई थी 2013 के अंदर। ये एक्ट क्या कहता है? Basically, this act aims to provide food and nutritional security. Please remember the term nutritional security. Why? Because पिछले 2-3 सालों में nutritional security के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। To people by ensuring access to adequate amount of quality food at affordable price. आप खाने को अफोर्ड कर पाओ, क्वालिटी फूड हो, और एडिक्वेट अमाउंट में हम उसको ले पाओ, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये लेके गए और आपको सिर्फ 1 किलो चावल मिले, और वो भी उसकी क्वालिटी भी बहुत घटिया थी। तो इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वालिटी फूड एट द अफोर्डेबल प्राइस इज द एम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड इस एक्ट के अंडर पर्सन बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरी आर प्रोवाइडेड विद द फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। PDS शॉप जो होती हैं उसमें क्या है कि फूड ग्रेन आपको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलता है। अब क्या है, आपने अगर आप 2-3 सालों से न्यूज़ को फॉलो कर रहे होगे तो एक चीज़ और आप देख पाओगे कि इंडिया में पर्ल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बाकी कंट्री के साथ MOU साइन करके आए थे या एग्रीमेंट साइन करके आए थे ताकि वो पल्स को इंपोर्ट कर पाएँ। लेकिन जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि पल्स की डिमांड बढ़ी क्यों है, दालें जो होती हैं उनकी डिमांड बढ़ी क्यों है। Over the past few decades, with increasing per capita income and access to a variety of food groups, the consumption pattern of food in the country has been changing. एक तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और दूसरा एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ फूड ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के फूड ग्रुप से हमें हमारी जो है जान पहचान बढ़ी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, तो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हुआ है एंड जो सीरियल्स होती हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम हुई है एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन बढ़ी है। अब प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं? पल्स है, मीट, सी फूड, एग्स अमंग अदर, एंड मोस्ट ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन। इसीलिए वो अपनी प्रोटीन वेजिटेरियन भी है और उनकी फाइनेंशियल रीज़न भी मान लीजिए ये कि वो पल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द प्रोटीन सोर्स, एज अ प्रोटीन सोर्स। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने on incentivizing the production of pulses in the country, right? So according to finance ministry, poor level of nutrition suggests that increasing the consumption of protein should be the policy priority for the government. अगर आपको पॉलिसी डिसाइड करनी है तो क्या होना चाहिए कि अभी लोग प्रोटीन कंजम्पशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो पॉलिसी भी इसी तरीके की डिज़ाइन होनी चाहिए, राइट? पुअर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन सजेस्ट दैट। पुअर लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमें कौन बताता है? अंडर नरिश्ड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट? तो यहाँ पर आप उस फैक्ट को साथ में पढ़ेंगे। अदर देन दैट, द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट कॉस्ट ऑफ पल्सेज एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इज लोअर देन द अदर सोर्स, जैसे मीट, सी फूड, इनकी अगर हम बात करें उसके मुकाबले जो पल्सेज हैं वो ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं हमें। Under the current domestic scenario, India is facing a shortage of pulses which is being plugged by the imports. हम इंपोर्ट करते थे, जैसे 2014-15 में एक हमारे यहाँ पल्सेस की डिमांड बढ़ी, कमी हुई, कमी होने की वजह से डिमांड बढ़ी, तो इंडिया ने क्या किया? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया। मतलब आप इंपोर्ट कीजिए, किसी प्रकार की ड्यूटी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ पल्स को अलाउ किया गया आफ्टर अ ड्रॉट इन 2014 एंड 15। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया। इंडिया इंपोर्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ 6.6 मिलियन टन ऑफ पल्स इन द 2016 एंड 17। क्या हुआ? डोमेस्टिक प्राइस क्रैश कर गए। जब आप शुरू में डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम थी, आपने इंपोर्ट करने का अलाउ कर दिया। इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर लिया कि आपके जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस थे या डोमेस्टिक जो प्राइसेस थे वो क्रैश कर गए। तो फिर सेंटर को क्या करना पड़ा? उन्होंने 2018 के बाद में एक कोटा फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही जो है वो आप बाहर से मंगा सकते हो, ताकि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो फर्दर क्रैश ना हो। देन देर आर सर्टेन इश्यूज दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए सेक्टर को, इस सेक्टर के बारे में पढ़ने का। वाई? बिकॉज हम अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रही हैं? सबसे पहले है आपका डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। आपको एक मतलब आपके पेरेंट्स से आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिलती है, राइट? लेकिन वो चीज़ आगे जाती जाएगी आपके पूरे परिवार में, या फिर कह सकते हैं एंसेस्टर से जो लैंड मिली है वो आगे बढ़ती जाती है। अगर किसी पर्सन के 2 बेटे हैं या फिर उनकी फैमिली 3 मेंबर फैमिली है तो वो उसमें आगे डिवाइड हो जाएगी, राइट? तो ये क्या है कि डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। अभी तो क्या है, बेटियों को भी हक दे दिया गया है, तो फिर जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारे यहाँ हेरिडिटरी माना जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स से लैंड होल्डिंग मिलती है, एंड दैट लेड टू द डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। सेकेंड है कॉन्टिन्यूड डिपेंडेंस ऑन मानसून। हमारे यहाँ क्या है, मानसून एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है। अभी भी हमारा जो जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें से बहुत सारा एरिया ऐसा है जो मानसून पे डिपेंड करता है। देन इनएडिक्वेट एक्सेस टू इरीगेशन, राइट? अदर देन दैट इम्बैलेंस्ड यूज़ ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अभी क्या है, यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो सॉइल न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस्ड वे में यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है।
देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के अनइवन एक्सेस है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आएगा बेसिकली यहाँ पर। लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, वाई? बिकॉज आपके पास अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट को उठाइए यहाँ पर, डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट, दोनों को जो मिलाते हैं इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप फॉर्मली या आप मान लीजिए किसी बैंक से आपको एग्रीकल्चरल क्रेडिट लेना है, आपको लोन लेना है, तो उसके लिए आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो लैंड होल्डिंग है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट तो हो, राइट। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में लैंड होल्डिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे भी उस चीज़ का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता कि ओरिजिनल जो है वो ओनर है कौन। देन लिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, हम गवर्नमेंट एमएसपी बताती तो है लेकिन लिमिटेड प्रोक्योरमेंट कर पाती है फूड ग्रेन्स की। नेक्स्ट क्या है, फेलियर टू प्रोवाइड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस टू फार्मर, और फार्मर की अभी क्या है, जैसे डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ऐसे काफ़ी सारे स्कीम्स और एक तरीके से कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन इश्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली 6 बजे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट कर देना आपने, ठीक है। इसके अलावा आपको जितने भी रेलेवेंट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स आप हमारी वेबसाइट www.freeupscpreparation.com पे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कल इसी टाइम। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।